नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में अपेयर होना है। देखिए, ये जो वीडियो है ये सेंट्रो ग्रेविटी पर है और केवल मैं इस पे डिस्कस करूँगा फॉर्मूलेज। मैं जो पिछले 4 वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ, उनमें से जो पहला वीडियो था उसमें मैंने प्रूव किया था कि किसी ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके बेस से h/3 पर होती है, जहां h ट्रायंगल की हाइट है। दूसरा जो वीडियो था उसमें मैंने प्रूव किया था कि कोई सेक्टर जो होता है जिसका सेंट्रल एंगल 2 अल्फ़ा है और रेडियस जिसकी r है, उसके लिए जो सी जी की डिस्टेंस होती है वो होती है रेफरेंस लाइन से, यानी जो ये जहाँ एंगल बनता है ना जिस वर्टेक्स पर, उससे गुजरने वाली वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस होती है सी जी की, वो होती है 2r sin अल्फ़ा अपॉन 3 अल्फ़ा। ये सब हमने प्रूव किए थे, 2r sin अल्फ़ा अपॉन 3 अल्फ़ा। अच्छा, सेक्टर में जब एंगल अपन 2 अल्फ़ा जो होता है सेंट्रल एंगल, उसको अगर अपन मान लीजिए जो 180 डिग्री ले लें, 180 डिग्री, तो क्या बन जाएगा वो सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में जो सी जी होती है वो उसके बेस से 4r अपॉन 3 पाई पर होती है। ये भी हमने इसके बेस पे प्रूव किया था। इसके अंदर अल्फ़ा को 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन लेकर, सॉरी अल्फ़ा को नहीं, 2 अल्फ़ा को हमने लिया था 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो अल्फ़ा हो जाएगा π/2 या 90 डिग्री। और क्वार्टर सर्कल में ये जो डिस्टेंस होती है उसकी जो दोनों जो साइड्स होती हैं क्वार्टर सर्कल की, जैसे है ना ये क्वार्टर सर्कल है ये वाला, तो ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का, इसकी दो जो आर्म्स है, ये दो भुजाएं, दो आर्म्स, इससे भी और इससे भी जो डिस्टेंस होती है सी जी की वो 4r अपॉन 3 पाई होती है फ्रॉम आर्म्स। और इसके लिए हमने क्या किया था, 2 अल्फ़ा को रखा था 90 डिग्री यानी अल्फ़ा रखा था 45 डिग्री यानी कि π/4। उसके बाद मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 3 में प्रूव किया था कि जो कोन होता है जिसकी हाइट होती है h, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो h/4 फ्रॉम द बेस होती है। ये हम प्रूव कर चुके थे। h क्या है, हाइट ऑफ द कोन। चौथा जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया था चौथे वीडियो के अंदर, वो हेमीस्फीयर के लिए था कि जो आधा गोला होता है हेमीस्फीयर, उसकी जो सी जी होती है वो उसके बेस से 3r अपॉन 8 पर होती है, जहाँ r जो है उस हेमीस्फीयर की रेडियस है। और ये भी मैंने आपको प्रूव करके दिया था। तो इस तरह से मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर। आप मेरे जो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं आराम से, और एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो 4 फॉर्मूले मैंने प्रूव किए हैं वो, और कुछ आज मैं और लिख रहा हूँ, प्रूव कभी मौका मिलेगा करेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, हम क्वेश्चन शुरू करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जब तक फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होंगे हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और बिल्कुल तैयार रहिए। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है उसके अंदर भी सारी थ्योरी ऑलमोस्ट करा दी है प्लेन एरियाज़ की, और हम तुरंत अब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। इसके बाद केवल क्वेश्चन शुरू होंगे किसके, आपके जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं ना वो सारे सॉल्व करूँगा मैं। एक तरफ चलेगा सी जी, एक तरफ चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप मेरी वीडियोज़ बराबर देखते रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। और उसके बाद आप अगर अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और आपकी हर ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट में तो आप 9521663006 पर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम भेजेंगे उसका वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगा और आपको लिंक भेज दूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस। ओके, आगे चलते हैं। तो ये 4 जो फॉर्मूले हैं ये तो मैं प्रूव कर चुका था। अब जो और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको याद रखना है ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। देखिए, पहला, एक्चुअली 4 के बाद ये 5 लगाऊंगा मैं इसको। कभी कभी एक वायर होता है जो सेमी सर्कुलर शेप में होता है, जैसे कोई मान लो बिजली का तार है, एक कोई डोरा है, सूतली है, इस तरह से होता है, कोई वायर टाइप की चीज़ होती है। ये वायर है, ये वायर मान लो, धागा मान लो, इसको हमने इस शेप में मोड़ दिया है, बिल्कुल ये सेमी सर्कुलर। ध्यान देना, ये जो सेमी सर्कल है
ये, और ये जो सेमी सर्कुलर शेप है इसमें फ़र्क है। इसमें जो ये सेमी सर्कल है वो पूरा एरिया है सेमी सर्कल का, यानी जैसे मैंने मान लीजिए ये पूरा ये लिया है सेमी सर्कल, तो उसमें ये एरिया पूरा लिया गया है, कंप्लीट एरिया। और यहाँ जो ये सेमी सर्कल शेप है ये चीज़ है आपके लिए, डोरी का दो, वायर का दो, बाकी सारा ये खोखला है, यहाँ कुछ भी नहीं है, हवा है, यही फ़र्क है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो ऐसा अगर कोई होता है वायर सेमी सर्कुलर शेप के अंदर, तो वो भी जो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सी जी यहीं होगी, और वो इस बेस से होती है 2r/π। इसको आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इसको काम लिया जाएगा। मैं इसको आने वाली वीडियोस में कभी मौका मिलेगा इसको प्रूव भी करूँगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर सेमी सर्कुलर शेप में कोई चीज़ है, चीज़ क्या है, कोई डोरी होगी, तार होगा, वायर होगा, रॉड होगी, बहुत नेग्लिजिबल जो थिकनेस होती है ना उस प्रकार की, तो इसकी जो सी जी होती है वो ये है और ये होती है, इसको अगर मैं बेस मानूँ तो यहाँ से होती है 2r/π। इसका मतलब जो वाई बार है वो 2r/π हो गया। अब छठा जो है वो है वायर इन क्वार्टर सर्कुलर शेप। वही वायर है सेम, और इसको इतना हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ये पहले सेमी सर्कल था ना, अब ये क्वार्टर सर्कल हो गया। उस केस में क्या होगा, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सी जी यहाँ होगी, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ से होगी, यानी कि एक्स बार और वाई बार बराबर होंगे और दोनों ही 2r/π होंगे। रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जो कुछ और फॉर्मूले हैं वो ये है नंबर 7, हॉलो स्पेयर, खोखला अर्धगोला, एक्चुअली हेमी होना चाहिए था यहाँ पे, हॉलो हेमी स्पेयर, हॉलो हेमी स्पेयर, खोखला आधा गोला। देखिए मैंने सॉलिड हेमी स्फीयर के लिए आपको बताया था 3r/8 भी होता है। अगर मैं सॉलिड हेमी स्फीयर जो होता है उसको अंदर से काटूँ तो खोखला बन जाएगा। आप इसको यूँ इमेजिन कर लो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस चीज़ को। जैसे एक नारंगी है एकदम सॉलिड, यानी कि उसका रस नहीं निकाला गया है और वो बिल्कुल स्पेयर की फॉर्म में, गोले की फॉर्म में, उसको हम बीचों बीच में चाकू से काट लें, वो हो गया सॉलिड हेमी स्पेयर। अब जो नारंगी है उसको हम रस निकाल लें, एक रस निकालने की जो मशीन होती है प्लास्टिक की, उस पर रख के उसको घुमाए जाएँ, रस सारा निकल जाएगा, फिर वो खोखला बन जाएगा, बिल्कुल जैसे कि टोपी नहीं बनती है उस प्रकार से, या जो नारियल की जो टोपी होती है वो, यानी है तो वो आधा गोला लेकिन हॉलो, खोखला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो ये हॉलो हेमी स्फीयर है, खोखला अर्धगोला है, तो इसको ऐसे दिखेगा, ये उसकी रेडियस है r। तो इस केस में जो सी जी यहाँ होगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सी जी होगी r/2। ध्यान रखिएगा, अगर उसकी इंटरनल रेडियस r है, तो अगर मान लीजिए r है 5 सेंटीमीटर, ये 5 का आधा कितना, 2.5, तो बेस से 2.5 सेंटीमीटर होगा। फॉर्मूला याद रखना आपको, इसको भी जब जरूरत पड़ेगी हम प्रूव करेंगे, ध्यान रखना। मैं आपको जितने भी फॉर्मूले भी बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये सेमी सर्कुलर शेप का वायर बोला था, क्वार्टर सर्कुलर शेप का वायर बोला था, और अभी मैंने आपको बोला है कि हॉलो हेमी स्फीयर, तो इन सब को हम आगे मौका पड़ने पर कभी प्रूव करेंगे। अभी समय की कमी है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बहुत सिंपल जो फॉर्मूले हैं, बहुत सिंपल ऑर्डिनरी या सिंपल केसेस, वो आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला, कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई यूनिफॉर्म वायर है, कोई वायर है, पाइप है, रॉड है, यूनिफॉर्म वाला होता है, उसका क्रॉस सेक्शन हर जगह एक जैसा, तो लेकिन वो स्ट्रेट भी होना चाहिए, सीधा, ये मुड़ा हुआ नहीं, एकदम जैसे पेन है, ये पेन तो क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ इसका सेक्शन कम है, अगर यहाँ से काट दूँ इसको मैं और यहाँ से काट दूँ, तो बाकी इसका जो बीच का पोर्शन है सारा बिल्कुल यूनिफॉर्म डायमीटर है। तो ऐसी बात मैं कर रहा हूँ। तो कोई स्ट्रेट चीज़ है एकदम सीधी बिल्कुल, चाहे वो एक कोई वायर है या सीधा कोई पाइप है या सीधी कोई रॉड है, उसकी जो सी जी होती है वो उसकी लेंथ के मिड पर होती है। सी जी इज़ एट मिड पॉइंट ऑफ लेंथ, ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए ये कोई सीधा वायर है, बिल्कुल इसका हर जगह डायमीटर सेम है, तो इसकी सी जी बिल्कुल बीचों बीच में होगी, यहाँ होगी। यानी अगर ये जो है ये 2L है लेंथ इसकी,
तो जो सी जी होगी इसकी वो एल लेंथ पर होगी, मिड में होगी, ये ध्यान रखना आपको। फिर दूसरा सर्कल एंड स्फीयर। सर्कल तो होता है प्लेन फिगर और स्फीयर होता है 3 डायमेंशनल। तो सर्कल है उसकी सी जी उसके सेंटर पे, जैसे ये मान लो सर्कल है तो इसकी सी जी बिल्कुल उसके सेंटर में ही होगी। ये मान लो स्फीयर है, स्फीयर में क्या हो, थोड़ा सा शेडेड दिखा देते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये 3D है, ये सॉलिड है, ये प्लेन है, इसकी सी जी भी सेंटर में ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सर्कल हो पूरा या स्फीयर हो पूरा, सी जी इज एट सेंटर। तीसरा रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। जैसे देखिए ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसकी सी जी कहाँ होगी, इसकी सी जी होगी यहाँ पे इस तरह से, जहाँ ये दोनों डायगोनल मिलते हैं, ये वाला। तो सी जी इज़ एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। यानी अगर हम कहें कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये एल है मान लो, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये मान लो बी है, और ये रेफरेंस लाइन है ये वाली और ये वाली। तो जो सी जी है ना उसकी डिस्टेंस ये जो होगी ये वाली, ये एल का आधा हो जाएगा 2 है, सॉरी एल बाई 2। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई 2, और ये जो दिख रही है आपको ये वाली, तो ये अगर पूरा बी है तो ये हो जाएगा बी बाई 2। तो ये कुछ बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, बाकी जितने कुछ बनेंगे एरिया, जैसे मान लो ट्रेपेजॉइड है तो वो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के जोड़ से बन जाएगा। 2 ट्रायंगल है, 1 रेक्टेंगल है, या 1 ट्रायंगल है 1 रेक्टेंगल है, उसको हम बाद में लेंगे। उसके लिए अलग से फॉर्मूले आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, हम जब बाद में क्वेश्चन आएगा तब करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे हो सकता है आपके ट्रेपेजियम को मैं लिख ही देता हूँ, काम आता है कभी कभी। मान लो ये ट्रेपेजियम है, ये इसकी पैरेलल साइड्स है ट्रेपेजियम की, और इनके बीच की जो हाइट है दोनों की, मतलब पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये मैंने h मान ली, और जो पैरेलल साइड्स है ना इसको a और b मान लिया। लेंथ, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है। अब जो इसका एरिया होता है ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है, h/2 इंटू ए प्लस बी, जरूरत पड़ेगी एरिया की। और सी जी मान लीजिए यहाँ है इसकी, ये मान लो सी जी है, तो ये जो डिस्टेंस है सी जी की नीचे से, इसको अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस वाई बार है, तो जो वाई बार होगा h है ना, हाइट बिटवीन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, उसका 1/3 कर दो, h/3 कर दो। पहले तो कहाँ से नाप रहे हैं अपन डिस्टेंस सी जी की, बॉटम से, यहाँ से नाप रहे हैं, तो इसके जो सामने की साइड है उसका ट्वाइस कर दो, 2a, इसमें b जोड़ दो अपॉन a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला में लिख दिया। तो ये हम सीधे भी काम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ट्रायंगल, ये ट्रेपेजियम की सी जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, लेकिन किस साइड से, किसी पैरेलल साइड से। अगर इधर से निकालनी होगी तो कोई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, फिर अपन को वो सिंपल वो ट्रायंगल वगैरह में बांट के करना पड़ेगा। ये हम सीधे काम में ले सकते हैं। नाउ इसके बाद हम आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सी जी के, उसके लिए फॉर्मूले आपको लिखा रहेगा। लोकेशन ऑफ सी जी, हम किसी भी जैसे मान लीजिए कोई प्लेन फिगर है, कोई सॉलिड फिगर है, कोई ऐसा फिगर है जिसके अंदर जितने भी सॉलिड्स हैं वो सभी सेम उसकी डेंसिटी के हैं, डिफरेंट डेंसिटी हो, कई बार लेंथ दी जाती है। तो अभी मैं एरिया मान के कर रहा हूँ, इसको प्लेन एरिया मान के कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई एरिया है पूरा, जिसके मैंने n पार्ट्स कर दिए, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करते करते इसके n पार्ट कर दिए। और पहले पार्ट का एरिया A1, दूसरे पार्ट का एरिया A2, तीसरे पार्ट का एरिया A3, चौथे पार्ट का एरिया A4, ऐसे A5, A6 करते करते AN, और ये CG है उसकी। अब मुझे क्या पता करना है कि ये कोई एक रेफरेंस लाइन है। देखिए, रेफरेंस लाइन का मतलब होता है जिसके रेफरेंस से CG की डिस्टेंस पता की जाती है। अगर रेफरेंस लाइन ये होगी तो सी जी की डिस्टेंस कुछ और होगी, रेफरेंस लाइन ये होगी तो सी जी की डिस्टेंस कुछ और होगी। देखिए सी जी ये है, अगर ये रेफरेंस लाइन है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये है तो कुछ कम होगी, ये है तो और कम होगी।
तो हम रेफरेंस लाइन के आधार पर उसके बेस पर सी जी की पोजीशन पता करते हैं। तो मैंने ये रेफरेंस लाइन मान ली ए बी, मुझे इस ए बी रेफरेंस लाइन से इस सी जी की लोकेशन पता करनी है। मैंने मान लिया कि जो सी जी है उसकी डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से एक्स बार है। अब मैंने इस पूरे एरिया को एन भागों में बांटा। आई डिवाइडेड द होल एरिया इन एन पार्ट्स। मैंने कहा ना 1 2 3 4 एन, और हर एक पार्ट की सी जी, मान लीजिए जो पहला पार्ट सी जी ये है, दूसरे पार्ट की सी जी ये है, तीसरे पार्ट की सी जी ये है, चौथे पार्ट की सी जी ये, ऐसे करते करते एनवें पार्ट की सी जी वो है। और ये जो अलग अलग पार्ट्स मैंने बनाए, इनकी जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस लाइन से वो x1, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट की सी जी की रेफरेंस लाइन ए बी से दूरी, दूसरे पार्ट की सी जी की ए बी से दूरी x2, तीसरे पार्ट की x3, करते करते जो एनवा पार्ट है उसकी xn। अब मोमेंट में एक थ्योरम आती है वरिग्नन थ्योरम। वो क्या कहती है कि आप चाहे तो पूरे एरिया का मोमेंट ले लें किसी रेफरेंस लाइन के अबाउट, या उस एरिया के जो टुकड़े किए हमने छोटे छोटे, उन अलग अलग टुकड़ों के मोमेंट लेके उनको ऐड कर लो, बात बराबर है। तो हमने क्या किया कि लिखा मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट रेफरेंस लाइन ए बी। ये जितना एरिया ना पूरा, इस पूरे एरिया की इस रेफरेंस लाइन के अबाउट जो होगा मोमेंट। मोमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे फोर्स का मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ बात चल रही है मोमेंट ऑफ एरिया, तो कैसे निकालेंगे? एरिया इनटू एरिया की सी जी की उस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस। जैसे ये एरिया पूरा ये रहा, इसकी सी जी ये रही, तो इसकी जो डिस्टेंस है रेफरेंस लाइन से वो एक्स बार है, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट रेफरेंस लाइन ए बी। क्या हो गया? ए इंटू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द एरियाज अबाउट द सेम रेफरेंस लाइन। ये जो एरिया था ना, इसके मैंने अलग अलग कंपोनेंट निकाले हैं, एन कंपोनेंट। एन का मतलब जरूरी नहीं, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20, ऐसे मैंने एन नाम दे दिया। तो जितने एन एरियाज में बांटा आपने, इस पूरे एरिया को एन भागों में बांटा है, उन सभी एन भागों वाले जो एरियाज है A1 A2 A3 एट्सेट्रा, उनकी जो सी जी की डिस्टेंस होगी x1 x2 x3, उसके हिसाब से मोमेंट निकालेंगे। A1 x1 A2 x2 A3 x3 करते करते AN xn, उन सबको ऐड करेंगे। वो मैंने किया है, यानी कि यहाँ A इंटू एक्स बार बराबर A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस अप टू AN xn। तो एक्स बार कैसे निकलेगा? इसके अंदर एरिया का भाग लगा दे। एक्चुअली एरिया क्या है? व्हाट इज दिस ए? ये एरिया है सबका समेसन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। तो एक्स बार निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये इन्हीं से अपने सारे सवाल किए जाएंगे बाद में। अच्छा, ये मैंने एक्स बार निकाला है। ये क्या निकाला मैंने? एक्स बार। देखिएगा ये एक्स बार। ऐसे ही वाई बार निकालना होता है तो क्या करते हैं अपन? अभी हमने स्टेप कैसे ली थी? एलिमेंट्री ये जो होते हैं ना छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स, ऐसे वर्टिकल लिए थे। और जब वाई बार निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। मान लीजिए मैंने क्या किया, इसको 1 2 3 4 5 6 करते करते एन पार्ट्स में बांट दिया, एन एरियाज में, इसको अलग अलग पूरे एरिया को A1 A2 A3 A4 करके AN। और जो A1 है ना, इसकी सी जी की डिस्टेंस जो है, देखिए इस बार रेफरेंस लाइन CD है, इस बार रेफरेंस लाइन CD है, तो सभी डिस्टेंस CD से नापी जाएगी। तो पहला जो एरिया है ना, उसकी सी जी की दूरी है A1 की सी जी की दूरी Y1, दूसरे की Y2, तीसरे की Y3 और एनवें की YN। तो वही वरिग्नन थ्योरम कि भाई मोमेंट ऑफ द होल एरिया अबाउट रेफरेंस लाइन CD इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स अबाउट द सेम रेफरेंस लाइन CD। तो बस क्या हो जाएगा? टोटल एरिया यानी कि A, और उसकी सी जी की डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से यानी कि वाई बार। ये देखिए, ये मैंने क्या रखा यहाँ पे, सी जी है ना ये, तो इसकी डिस्टेंस ये वाई बार। तो A इंटू वाई बार बराबर A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अप टू AN YN। तो इससे वाई बार निकल गया A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 प्लस लास्ट में AN YN, और ये होल अपॉन A। और A का मतलब क्या है? सम ऑफ द एरिया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बीटेक में, वो एरिया से रिलेटेड ही आते हैं ज़्यादातर, और बाकी वॉल्यूम है, वेट है, उनसे भी होंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया जाएगा उनको। देखिए अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूला तो सारे आगे, अब कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ। हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ तो मैंने एरिया लिया था, देखिए या एरिया ना A1 A2 वगैरह A1 A2,
कई बार हम लेंथ लेते हैं, एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कारण कब कब लेंगे? जब स्ट्रेट लाइन्स हों, और ख़ास करके तब चाहे वो रॉड्स हों, लेकिन ध्यान रहे उन सब का क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कभी तो मोटा कभी पतला, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म लेंथ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सेक्शन, यूनिफॉर्म उसके डायमेंशन होने चाहिए क्रॉस सेक्शन के। यानी कि जैसे ये पेन है, क्यों तो इसकी लेंथ है, लेकिन इस पेन को यहाँ से काटूँ तो कैसे दिखेगा आपको? ये एक छोटा सर्कल दिखेगा, देखिएगा सर्कल, क्योंकि पेन का अगर इस पेन को इधर से देखोगे तो ये आपको सर्कल नज़र आएगा। तो अगर यूनिफॉर्म है हर जगह सेक्शन उसका, तो अपन लेंथ काम लेते हैं बजाय एरिया काम ले लेंगे। एरिया तो लेते हैं हमेशा प्लेन फिगर्स में, जैसे कागज़ है ये प्लेन फिगर है, ये टेबल का टॉप है ये प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये सब प्लेन फिगर्स है। और जहाँ कोई लाइन होती है ना, धागा होता है, डोरी होती है, लाइन होती है, वहाँ पे हम ये काम लेंगे फॉर्मूला एक्स बार के लिए सिग्मा एल एक्स अपॉन एल, और वाई बार के लिए सिग्मा एल वाई अपॉन एल। ये एल एक्स सिग्मा का मतलब होता है L1 x1 प्लस L2 x, इस तरह से, और इस L का मतलब है L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। ये ध्यान रखना, ये तब काम आएगा फॉर्मूला जब वायर, रॉड या बार यूनिफॉर्म हो, यानी फॉर विच क्रॉस सेक्शनल एरिया आर सेम, सबके एरिया सेम हो पूरे लेंथ के अंदर। कई बार हम लेंथ की जगह वॉल्यूम काम लेते हैं, सिग्मा वी एक्स अपॉन वी एंड वाई बार इक्वल टू सिग्मा वी वाई अपॉन वी। एक्चुअली ये सिग्मा वी एक्स का मतलब होता है V1 x1 प्लस V2 x2 प्लस V3 x3, इस तरह से, और V का मतलब है टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। ये कब काम आता है? जब सॉलिड्स हों। देखिए प्लेन एरियाज में तो आता है एरिया, लाइन है, रॉड है, कोई बार है, उसमें आती है लेंथ। और अगर सॉलिड है मान लीजिए जिनकी सेम डेंसिटी है, तो उस केस में हम काम लेंगे वॉल्यूम। तो ये हो गया। और लास्ट जो है इसका, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है वो समझा देता हूँ। कई बार हम लेंथ नहीं लेंगे, एरिया नहीं लेंगे, वॉल्यूम ही नहीं लेंगे, हम वेट लेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू, और वाई बार सिग्मा डब्ल्यू वाई अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू निकालने का तरीका डब्ल्यू ने वेट, और वेट कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, डेंसिटी दे रखी होगी, वेट निकल जाएगा। वी का वाला वॉल्यूम, रो का वाला डेंसिटी। ये कब काम लेते हैं? फॉर सॉलिड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज़। देखिए कोई मान लीजिए एक कंपोजिट सेक्शन है जिसमें क्यूब भी है, कोन भी है, हेमिस्फीयर भी है, कोई लोहे का, कोई पीतल का, कोई तांबे का, कोई लकड़ी का, यानी कि अलग अलग डेंसिटी है। तब उस केस में हमको वेट लेना पड़ेगा, वहाँ आपका वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा। अगर सब एक ही मेटल के होते, एक ही मेटल के, तो हम वेट नहीं लेते, हम वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि इसमें जो रो होता है ना डेंसिटी, वो बाद में कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। ये सारी बातें हो गई। अब एक नोट लगा रहा हूँ मैं। कई बार क्या होता है कि आपको, मैंने देखा जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके, जितने भी फॉर्मूले, या मैंने L1 प्लस L2 प्लस L3, V1 प्लस V2 प्लस V3 से किया, कई बार हमको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी एक रेक्टेंगल में से एक छोटा रेक्टेंगल काट लिया, और जो बचा हुआ पोर्शन है देखिए वो शेडेड है, अब इसकी सीधी निकालनी है। तो यहाँ फॉर्मूला प्लस का नहीं होकर माइनस का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने जो बार वाला ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया मैंने जो है ना ये ABCD, इसको मैंने 1 कह दिया। जो अंदर रेक्टेंगल है स्मॉल ABCD, उसको मैंने 2 कह दिया। अब हम एक्स बार का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अगर ये अलग अलग एरिया जुड़ते तो मैं कहता A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, और A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, लेकिन यहाँ घट रहा है तो माइनस लग जाएगा। एक्स बार इजिकल टू A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2, और सिमिलरली केस में वाई बार में हो जाएगा। ये तब करना है जब कोई चीज़ कम होती हो। अच्छा कई बार क्या होता है कि एक चीज़ होती है उसमें से कुछ तो घटती है और कुछ जुड़ती है, तो घटने के लिए माइनस लगा देंगे, जुड़ने के लिए प्लस लगा देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही लगे, ये जरूरी नहीं हमेशा माइनस लगे, कभी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हम जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एग्ज़ाम के, किताब के, इन सब बातों को हम बाद में उठाएंगे विस्तार से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी आशा से कि आप लोगों ने इसको ज़रूर लाइक तो किया ही होगा और बहुत से बच्चों में शेयर भी कर दिया होगा। और अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 9521663064 मेरे मोबाइल नंबर है।
तो यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो उसका मैं वीडियो बना के आपको भेज दूँगा लिंक उसका। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो पूरा करता हूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।